आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण में पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानव जाति के विकास के आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत पहला टॉपिक भाषा, व्याकरण एवं लिपि है और ये प्रथम अध्याय ही है और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। यानी मनुष्य जो अपने भावों का आदान प्रदान करता है वह किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्यों का जो समूह होता है उसी से समाज की रचना होती है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जो विचार होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, वो किसी को कुछ बताना चाहता है तो वह भाषा के माध्यम से ही बताता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि भाषा नहीं होती तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात को नहीं समझ पाता, उसके विचारों को नहीं जान पाता। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। कहने का अभिप्राय ये है कि राजभाषा किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत सारे राज कार्य जो जिस भाषा में होते हैं, और वह भाषा कौन सी है? हिंदी है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। इसमें यह होता है कि मनुष्य जब अपने भावों को बोलने के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो वह मौखिक भाषा होती है और लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है तो वह लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है, क्योंकि सभ्यता जो है वह भाषा के माध्यम से ही झलकती है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यहाँ परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है, क्योंकि परिवर्तन होगा तो उसमें नवीनता तो आएगी। इसी कारण संस्कृत
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। और इसके आगे मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि जब हम संपूर्ण पाठ को पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित 29 या 30 प्रश्न ऐसे छोटे प्रश्न हैं जिसको आप पढ़ोगे तो यह पाठ आपको बखूबी समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से इसको लिख सकोगे। और परीक्षा के अंतर्गत आपके यहाँ जो टॉपिक है वो 2 नंबर का आता है, उसमें आप 2 में से 2 नंबर भी प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए हम आगे चलते हैं। अब शीर्षक के अंतर्गत ये है भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। यानी जब हम संपूर्णतः अच्छी तरीके से व्यवहारिक रूप में व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। उसी से हमारी जो भाषा है वो और अच्छी सुदृढ़ बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी कि हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। यानी इसमें समझाया गया है कि भाषा का जो है वो व्याकरण होता है और बोली का व्याकरण नहीं होता है। भाषा जो है वो क्या होती है, बोली को भी संरक्षित करती है और भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। फिर है हिंदी की बोलियाँ। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, इसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। तीसरी है बिहारी। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी है। चौथी है राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां जो है वो इसमें शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां जो है वो शामिल है। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषा ही विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। यानी जब हिंदी बोली जाती है तो क्षेत्र विशेष के अंतर्गत उसके बोलने में परिवर्तन आ जाता है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने,
और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत पुनः याद रखने योग्य जो बातें हैं। इसमें यह है पहली कि हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। यानी बोली और उपभाषा जो है उसकी परिभाषा एक ही होगी। वो क्या होगी कि भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई है, जो हमने अध्ययन में पढ़ा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है।